हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में, जहां हम यूपी टीजीटी और पीजीटी को टारगेट करके कुछ ऐसे प्रश्नों को देख रहे हैं जो लगभग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन आपको पढ़ना है। 10 सेकेंड का समय मैं आपको दूंगा, उसके बाद आपको 10 सेकेंड में आंसर करना है। उसके बाद राइट आंसर क्या है मैं बताऊँगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की सीरीज़। तो सबसे पहला जो प्रश्न हमारे सामने है, ध्यान से पहले प्रश्न को समझना। अग्नि में पकाए हुए मिट्टी के पात्र या सजावटी सामान के निर्माण की कला कहलाती है। यानी अग्नि अग्नि में मिट्टी का कोई भी पात्र या कोई भी सजावटी खिलौना बना करके जब हम उसे पकाते हैं तो वो कौन सी कला के अंतर्गत आता है? मेटल कास्टिंग, टेराकोटा, सैंग्विन या फाइबर। 10 सेकंड का आपके पास समय है, आंसर कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा टेराकोटा। अग्नि में पकाया हुआ मिट्टी का पात्र, पात्र मतलब बर्तन, यानी कोई भी बर्तन या सजावटी सामान मतलब कोई भी खिलौने जो मिट्टी से बना करके पका करके फिर उसे बेचे जाते हैं, उसे हम टेराकोटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेराकोटा फिगरिन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमें ध्यान रखने, इसलिए ध्यान से समझते जाओ। बनती है तो अच्छी बात है, नहीं बनती तो आप इन्हें नोट करके याद कर लें ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो टेराकोटा फिगरिन क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास। मिट्टी के पात्र, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी की दीवार या मातृ देवी की मूर्तियां। पिछले क्वेश्चन में हमने टेराकोटा क्या है ये समझा। दूसरा क्वेश्चन है टेराकोटा फिगरिन क्या है? आंसर करिए। टेराकोटा फिगरिन कहा जाता है मातृ देवी की मूर्तियों को। सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी, यानी महिला प्रधान थी, और वहां पर अधिकांश मूर्तियां हम देखते हैं तो हमें मातृ देवी की ही मूर्तियां देखने को मिलती हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मातृ देवी की मूर्तियों को टेराकोटा फिगरिन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। मथुरा, देवरिया, गोरखपुर या प्रतापगढ़। आंसर करें। तो इसका जो राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, यानी 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा है जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? पहले क्वेश्चन में टेराकोटा, दूसरे में टेराकोटा फिगरिन किसे कहा जाता है, फिर उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है ये हमने जाना। अब टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल का विष्णुपुर, कालीघाट, तंजौर या मथुरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा टेराकोटा मंदिर के लिए पश्चिम बंगाल का विष्णुपुर जो है वो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेराकोटा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? एक तो मंदिर कहाँ है? पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर में है, और निर्माण किसने कराया था? 4 ऑप्शन है। मौर्य शासकों ने, गुप्त शासकों ने, हान वंश के शासकों ने या माला शासकों ने। आंसर करें इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माला शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेराकोटा आर्मी का संबंध किससे है? टेराकोटा आर्मी, यानी एक राजा था जिसने सेना ज्यादा दिखाने के लिए उसने टेराकोटा यानी मिट्टी के सिपाही बना करके उन्हें पकवा करके उन्हें तैयार कराई थी, तो ताकि जब युद्ध हो तो भीड़ में ये दिखा सके कि हमारे पास सेना बहुत ज्यादा है। तो ऐसी टेराकोटा की बनाई गई आर्मी किससे संबंधित है? चीन के हान वंश से, जापान के हान वंश से, भारत के हान वंश से या अफगानिस्तान के हान वंश से। हान वंश तो हम जानते हैं, लेकिन कहाँ के? आंसर करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो टेराकोटा आर्मी का संबंध चीन के हान वंश
हान वंश के जो राजा थे, इन्होंने टेराकोटा आर्मी का निर्माण कराया था। ये प्रश्न पूछा गया है पेपर में और इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हनीवा टेराकोटा का संबंध कहाँ से है? तो हनीवा टेराकोटा का संबंध कहाँ से है? चीन से, जापान से, अफगानिस्तान से या जावा से? एक टेराकोटा आर्मी के बारे में पढ़ा, एक राजा था जिसने टेराकोटा की आर्मी बनवाई थी, वो चीन के हान वंश से संबंधित है। और हनीवा टेराकोटा है, ये कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन देख करके आंसर करें। तो हनीवा टेराकोटा का संबंध जापान से है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। कागजी टेराकोटा जिसे हम पेपर मेसी भी कहते हैं, इसके लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, जयपुर, दूसरा ऑप्शन है बीकानेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर और अजमेर। इन चारों को अच्छे से पढ़ें और फिर आंसर करें कि कौन सी जगह है जो इसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है कागजी टेराकोटा के लिए अलवर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुनहरी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। चार ऑप्शन है, अजमेर, अलवर, बीकानेर और जयपुर। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा होगा। आंसर करें इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो सुनहरी टेराकोटा जो है ये हम देखेंगे, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, एक अजमेर है, दूसरा अलवर है, तीसरा जयपुर है और चौथी बीकानेर। तो सुनहरी टेराकोटा के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथेरण शैली के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, यानी मैथेरण कहाँ की प्रसिद्ध चित्र शैली है? तो इस पर आपको 4 ऑप्शन है, जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर या बूंदी। तो इसका जवाब दीजिए। तो मैथेरण शैली जो है, तो एक तो उस्ता कला और मैथेरण शैली, ये दोनों हम देखेंगे तो ये बीकानेर की कला है। ठीक है, तो मैथेरण शैली बीकानेर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रज्ञा पारमिता जो ग्रंथ है वो किस शैली के अंतर्गत चित्रित हुआ है? प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ अपने आप में महत्वपूर्ण ग्रंथ है, किस शैली के अंतर्गत चित्रित हुआ है हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, जैन शैली के अंतर्गत, पाल शैली के अंतर्गत, कंपनी शैली के अंतर्गत या राजस्थानी शैली के अंतर्गत। इसका आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है प्रज्ञा पारमिता पाल शैली के अंतर्गत चित्रित की गई है। कामसूत्र ग्रंथ किस शैली के अंतर्गत चित्रित हुआ है? 4 ऑप्शन है, पाल शैली, जैन शैली, पहाड़ी शैली या कंपनी शैली। आंसर दे इसका, क्या सही होगा? तो इसका राइट आंसर है कामसूत्र जो ग्रंथ है ये जैन शैली के अंतर्गत चित्रित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं, चौर पंचाशिखा नामक जो ग्रंथ है ये किस शैली के अंतर्गत चित्रित हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जो कि एकदम यूनिक प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, चौर पंचाशिखा, ऑप्शन पहले देख लो, कंपनी शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली और मुगल शैली। तो चौर पंचाशिखा देखो, जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये जैन शैली में भी पढ़ते हैं, जैन शैली में जनेतर पोथी के अंतर्गत हम इसे पढ़ते हैं, और जब राजस्थानी शैली पढ़ते हैं तो भी पढ़ते हैं। तो फिर इसमें हम ये देखते हैं कि जो इसको मुख्य रूप से चित्रित माना गया है तो जैन से ना होकर के राजस्थानी का माना जाता है।
जब हम पढ़ते हैं तो जैन शैली में भी पढ़ते हैं और राजस्थानी शैली में पढ़ते हैं। चूंकि जैन तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चौर पंचाशिखा का चित्रण राजस्थानी शैली के अंतर्गत हुआ है। अगर इनकेस जैन और राजस्थानी दोनों हो तब भी हमें राजस्थानी ही लगाना है। क्यों? क्योंकि एक इतिहासकार हुए डगलस ने ये बात क्लियर की है कि नहीं, चौर पंचाशिखा का पहली बार चित्रण राजस्थानी शैली में हुआ है, यानी कि चौर पंचाशिखा का जो उद्गम है वो राजस्थान के मेवाड़ से हुआ था, इसलिए मुख्य रूप से राजस्थान ही होगा, जैन शैली हो तब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वही प्रश्न आ गया, चौर पंचाशिखा का उद्गम मेवाड़ से हुआ है या किसने माना है? तो अभी मैंने बताया कि डगलस थे जिन्होंने चौर पंचाशिखा का जो उद्गम है, यानी पहली बार चौर पंचाशिखा जैनेतर में ना होकर के राजस्थान के मेवाड़ में चित्रित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रागमाला का सर्वाधिक चित्रण किस शैली में हुआ है? आंसर करें। तो रागमाला का जो सर्वाधिक चित्रण है वो हम देखेंगे तो राजस्थानी शैली के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राग दीपक को किस शैली के अंतर्गत चित्रित किया गया है? तो राग दीपक, आंसर करें। राग दीपक बूंदी शैली के अंतर्गत चित्रित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग भैरवी किस शैली के अंतर्गत चित्रित हुआ है? चार ऑप्शन है, कोटा, बूंदी, जयपुरिया, किशनगढ़। राग भैरवी और राग दीपक और राग भैरवी ये दोनों हमें बूंदी शैली के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। रस मंजरी का चित्रण किस शैली के अंतर्गत हुआ है? चार ऑप्शन है, पाल शैली, जैन शैली, पहाड़ी शैली या राजस्थानी शैली। तो इसका राइट आंसर होगा पहाड़ी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बसंत विलास का चित्रण किस शैली के अंतर्गत किया गया है? चार ऑप्शन, कंपनी, तंजौर, कालीघाट या जैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बसंत विलास का जो चित्रण है वो जैन शैली के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। प्रथम ताड़पत्री ग्रंथ यानी ताड़पत्र पर पहली बार जो ग्रंथ चित्रित हुआ वो कौन सा था? राग दीपक, राग भैरवी, प्रज्ञा पारमिता या चौर पंचाशिखा। तो सब ताड़पत्रों पर ग्रंथ चित्रित करने की शुरुआत पाल शैली में, और पाल शैली में प्रथम चित्रित ग्रंथ जो था वो प्रज्ञा पारमिता था। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम ताड़पत्री जो ग्रंथ है वो प्रज्ञा पारमिता है। तो ये क्लास हमारी खत्म हुई। जानकारी ये है कि फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट की ओर से 9 वर्ष के शुभ अवसर पर आप सभी के लिए जो लोग प्रैक्टिस सेट लेना चाहें वो प्रैक्टिस सेट की भी व्यवस्था की गई है। प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है 1 जनवरी से, जो कि जिसमें टेस्ट सीरीज आपको 5 तारीख से मिलनी शुरू होंगी, जिसमें 2 तरह से आपको मिलेंगे टेस्ट सीरीज। एक मिलेगी प्रतिदिन जो 50 क्वेश्चन की होगी टॉपिक वाइज, और एक होगी जो वीक में एक दिन टेस्ट होगा 125 क्वेश्चन का, जैसे एग्जाम होता है वो लाइव होगा। वो मतलब लाइव ऐसे होगा जैसे एग्जाम होता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है एग्जाम का कि 8 से 9, 10, 11 बजे तक। तो 8 से 11 तक आपको करना है, तो 8 बजे ही वो टेस्ट लाइव होगा और 11 बजे ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। आप कर पाते हो, नहीं कर पाते हो तो नहीं होगा। तो उसमें हमें टाइम मैनेजमेंट भी सीखने को मिलेगा। तो वो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पर ये चीज़ आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से ये चीज़ भी आप कर सकते हैं अगर चाहें तो। नहीं तो यूट्यूब पर आपकी क्लासेस हैं, पूर्णतः निःशुल्क हैं, पूर्णतः फ्री हैं, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको जिसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो तो दिए गए नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके व्हाट्सएप पर ऐप पर एनरोल हो सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।